ऋतिका आप सभी के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ खबरों में मैं हूँ साक्षी मिश्रा और मुंबई में बांद्रा में बैंडस्टैंड पर श्रुतिका और मैं मौजूद है। यहीं से आपको देश दुनिया की तमाम खबरें आज हम बताने वाले हैं। आपको तमाम खबरें बताएंगे, एक एक अपडेट देंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, एंटरटेनमेंट का हो या फिर वायरल वीडियोस का डोज हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में पहुंच चुके हैं। उनका भव्य तरीके से स्वागत यहां पर किया गया। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद में चीन का प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। तो आपको बता दें कि भारत जापान की बातचीत हो रही है। ऐसे में राजनीतिक साझेदारी पर भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि एक बड़ा कदम है, जिसमें आगे चल के जो साझेदारी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको बताएं कि शिगेरू इशिबा के आमंत्रण पर मोदी 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे हैं और उसके बाद में जब वो चीन पहुंचेंगे तो एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात भी करेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जब प्रधानमंत्री जापान में पहुंचते हैं तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है और इंडियन डायस्पोरा के लोगों के बीच में भी खासा उत्साह देखा जाता है। उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की गई थी। 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं जापान। प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया, चूंकि एससीओ समिट में शामिल होने वाले हैं तो एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है भारत। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने स्वास्थ्य, नवाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर नई पहल की है। बारिश इस वक्त देश के कई हिस्सों को परेशान कर रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर अगर कन्याकुमारी तक की भी बात की जाए तो बीच के सभी राज्य बारिश से त्रस्त नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हम इस वक्त मुंबई में मौजूद है। मुंबई में भी लगातार झमाझम बारिश हो रही है। वो तस्वीरें भी कुछ दिन पहले की हमने आपको दिखाई थी कि मुंबई में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि फिलहाल मौजूदा हालात इतने भयावह नहीं है और स्थिति सामान्य नजर आ रही है, लेकिन पहाड़ी राज्यों का हाल बेहाल हो चुका है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर और पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, क्योंकि बारिश की वजह से मलबा नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है तो कुछ जगहों पर मलबा भरा हुआ है, जिसकी वजह से बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कई सारे आशियाने जो है वो अब तक उजड़ चुके हैं। घर, मकान, दुकान, बहुत कुछ तबाह हो चुका है और इसके बीच में लोग जो है वो राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। निचले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके ऊपरी इलाकों में बुलाया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग जगहों में फिलहाल हाल बेहाल है। 6 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुवाहाटी में सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी पर उफान है, हालात बेकाबू हो चुके हैं, सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। अब और अलग अलग जगहों की आसमानी आफत, कब मिलेगी राहत? कश्मीर से कन्याकुमारी तक जलजला, पहाड़ हो या मैदान या फिर हो रेगिस्तान, पानी के चक्रव्यूह से मच गया कोहराम। इस कुदरत का क्रोध कुछ इस कदर बरपा है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जल का जलजला ही दिखाई दे रहा है। राजस्थान का रेगिस्तान हो या उत्तर भारत का पठारी इलाका, पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि जिंदगी में त्राहिमाम मच गया है। पंजाब के गुरदासपुर और दूसरे इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चले हैं। नदियों का विस्तार इतना भयंकर हो गया है कि सड़कें, गांव सब समंदर नजर आ रहे हैं। लोगों की जिंदगी पानी की कैद बनकर रह गई है। लोगों की जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। सतलुज नदी में आई बाढ़ का असर बॉर्डर इलाके में दिखा। फाजिल्का में करीब 10 से 12 गांव बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। प्रशासन लोगों की लगातार मदद कर रहा है। फाजिल्का में इस वक्त एनडीआरएफ का ऑपरेशन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो आसपास के करीब 10 से 12 गांव हैं वो पूरी तरीके से पानी से प्रभावित हो चुके हैं। सतलुज का पानी जो है वो अपने किनारे तोड़कर गांवों के इलाकों में पहुंच चुका है और वहां पर करीब 10 से 12 गांव जो है वो प्रभावित बताए जा रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो लगातार पिछले 50 घंटों से इस इलाके में तैनात है और यहाँ पर
जो सामान है वो अब घरों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग अंदर मौजूद हैं जो बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन जो इमरजेंसी कंडीशन के लोग हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। और लगातार एनडीआरएफ के जो ऑपरेशन है वो चल रहे हैं। एनडीआरएफ की 4 बोट्स कंटिन्यू यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रही हैं। रावी नदी का पानी करतारपुर कॉरिडोर तक पहुंच चुका है। हालात ये है कि बॉर्डर पर लगी फेंसिंग तक पानी में डूब चुकी है और जलस्तर इतना ज्यादा है कि फेंसिंग अब दिख भी नहीं रही। मैं इस वक्त भारत पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल नजदीक खड़ा हूं। कुछ ही मीटर दूरी पर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। पंजाब में बाढ़ से सब कुछ बदहाल और बेहाल नजर आ रहा है और इसका असर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर भी पड़ा। ये करतारपुर कॉरिडोर है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सामने आप तस्वीरें देखेंगे, ये दरअसल एक आपको जो फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, ये करतारपुर कॉरिडोर का पार्ट है और नीचे रावी नदी इसके बहती है। लेकिन इतना ज्यादा रावी नदी में पानी आया है, इतनी ज्यादा बारिश पहाड़ों में हुई है, मैदानी इलाकों में हुई है, पहाड़ों से इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया कि रावी नदी अपने किनारों को तोड़कर श्री करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है उसमें घुस गई है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से हालात बेकाबू हैं। जमीन पर हालात खराब हो गए हैं। हालांकि राहत और बचाव का कार्य जारी है। और अब आगे बढ़ते हुए हम आपको खबर और तस्वीरें गुवाहाटी से बताएंगे, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और वहां पर भी स्थिति फिलहाल सामान्य होती भी नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अगले 24 घंटे के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोग काफी ज्यादा परेशान है। आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं मौजूद हूँ डाउनटाउन हॉस्पिटल के पास में और ये जो एरिया है लगभग पानी में डूबा हुआ है। आप देख पा रहे हो यहाँ की स्थिति जो क्या है। लगातार कल से बारिश हो रही है और आज भी बारिश हुआ है और ये सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ पे ये बारिश का पानी भरा पड़ा हुआ है, फ्लडेड हो गया है। और ऐसे भी बहुत सारी जगह है गुवाहाटी में जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो चुका है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक हॉस्पिटल आप देख पा रहे हैं, डाउनटाउन हॉस्पिटल। ये काफी फेमस हॉस्पिटल है और इसी के पास में अगर बारिश का पानी, बाहर का पानी अगर ये हाल होके रखा हुआ है तो बाकी और जगह में आप सोच पा कि कैसे क्या हाल होकर रखा है। हम आपको ये भी बता दें क्योंकि ये एक हॉस्पिटल के पास की एरिया है। मरीज आएंगे तो कैसे आएंगे, एम्बुलेंस आएंगे तो कैसे आएगा। और आप लगातार देख रहे हो कि गाड़ी जा रहा है आ रहा है, लेकिन कितने तकलीफों के साथ गाड़ी आ रहा है जा रहा है, ये सबसे बड़ी सवाल है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और लगातार आप देख रहे हो और एक गाड़ी यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कितना आगे तक जा पाएगा वो सबसे बड़ा सवाल है। और ये रिक्शा देख आप, रिक्शा में लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं आने जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा परेशानी उनको आ रहा है। IMDA की रिपोर्ट के हिसाब से अगले 24 घंटे भी बारिश होने का चांसेस है। अभी अगर ये हाल है, अगले 24 घंटे में क्या हाल होगा वो सबसे बड़ा सवाल है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अनामिका दत्ता, गुवाहाटी से, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। साक्षी, जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है उसी तरीके से जो साइबर फ्रॉड है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसी साइबर क्राइम में आता है डिजिटल अरेस्ट, जिसके अंदर जो पीड़ित है उसका पूरी तरीके से विश्वास जीता जाता है और एक तरीके से उसे अपने वश में कर लिया जाता है। और इसके बाद में जैसा जैसा कहा जाता है ये पीड़ित वैसा वैसा करता चला जाता है। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। हाल ही में डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया है। अहमदाबाद से ताजा मामला सामने आया जहाँ पर 8.5 करोड़ रुपए की लूटपाट को डिजिटल अरेस्ट करके अंजाम दिया गया। आप भी देखिए। अहमदाबाद में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने परिमल गार्डन इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर को 1 अगस्त से 12 अगस्त तक डिजिटल अरेस्ट कर उससे 8.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। साइबर ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर नकली कोर्ट रूम तैयार किया और डॉक्टर को पूरी तरह से अपने झांसे में ले लिया। डॉक्टर भी उनके झांसे में आकर उनकी बातों पर यकीन करने लगा और सहयोग करने लगा। मुंबई क्राइम ब्रांच और ईडी कर्मी की फर्जी पहचान देकर सीनियर सिटीजन को डिजिटल अरेस्ट करके 8.5 करोड़ रुपए ठगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 स्वाइप मशीन, 21 क्रेडिट और डेबिट कार्ड जब्त किए हैं। ये जो कोर्ट रूम दिखाया गया था, बाकी सारे कॉल्स जो हुए थे उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कंबोडिया और सिंगापुर से सारे उसी सर्वर का इस्तेमाल हुए और वहां से ही स्टेशनड मतलब लोगों ने ये कॉल किया था। और ये सारा जो वहां से चल रहा है, जो ये कारोबार है डिजिटल अरेस्ट वाला, जो एक्टिविटी है इलीगल, और काफी सारे लोग इसमें भ्रमित होकर अपना मतलब नुकसान करा बैठते हैं। साइबर ठगों ने डॉक्टर को केनरा बैंक का उनका फर्जी डेबिट कार्ड भेजा। सुप्रीम कोर्ट का फर्जी लेटर भेजकर कोर्ट में केस चालू होने की बात कहते हुए उनके डीमैट अकाउंट में जमा शेयर की जानकारी ली।
फिर सभी शेयरों को जबरन बेचने को मजबूर किया और राशि एक बैंक खाते में जमा कराई। पुलिस अब इस केस के दूसरे पहलुओं पर भी जांच कर रही है। श्रुतिका, हमें इतने साल हो गए लेकिन तब भी कई जगहों पर लोगों की जो सोच है वो पता नहीं किस दिशा में जा रही है, क्योंकि एक ताजा मामला ऐसा सामने आया है प्रयागराज से, जहां पर तंत्र मंत्र की खातिर एक चचेरे दादा ने अपने पोते की बलि दे दी है। और ऐसे में ये भी जानकारी सामने आई है साक्ष्य इसमें कि कुछ वक्त पहले जो आरोपी है उनके बेटा बेटी ने आत्महत्या कर ली थी और इसी सदमे से उबरने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया गया और उसके बहकावे में आकर ये हत्या कर दी गई है। देखिए, ग्रह दोष खत्म करने के लिए हत्या। दादा ने चचेरे पोते की ही ले ली जान। तांत्रिक के बहकावे में मासूम की बलि। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें एक दादा ने तांत्रिक के कहने पर अपने ही चचेरे पोते की बलि दे दी। पूछताछ में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने बेटे और बेटी की मौत के बाद एक तांत्रिक का सहारा लिया था। इसी के बहकावे में आकर ये हत्या कर दी। 5 लोगों की बलि देंगे तो शरण सिंह के मृत दोनों बच्चे जीवित हो जाएंगे। इन्हीं सब चक्करों में पड़कर शरण ने अपने ही रिश्ते में लगने वाले पोते की हत्या कर दी और हत्या के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और उसके बाद चादर में लपेटने के बाद उसे यमुना पार के औद्योगिक क्षेत्र में फेंक दिया। आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उसके बेटे और बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। इस सदमे से उबरने के लिए उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया था। ये अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए उन्होंने कहानी को जगाने के लिए 5 बच्चों को टारगेट किया था, जिसमें से 5 बच्चों की पर्ची बनी हुई थी। जो पर्ची इन्होंने उछाला, जिसमें से सबसे पहली पर्ची मेरे भतीजे की आई, जो उन्होंने वारदात किया तीजा वाले दिन स्कूल के लिए रवाना हुआ। उसको रास्ते से उठा लिए, उठाने के बाद उसके पूरे कपड़ा ठूस के उसको खूब मारा पीटा गया। मार पीट के उसको फिर गला रहता गया, उसका एक जो सिलसिला था शरीर का। दावा है कि तांत्रिक ने आरोपी शरण सिंह को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। तांत्रिक ने शरण को भ्रमित किया। मासूम की दादी ने उसके घर पर जादू टोना किया। इसी का बदला लेने के लिए शरण सिंह ने मासूम की बलि ले ली। ये भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। इसी से शुद्ध होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। संगम नगरी में मासूम की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। ने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। संगम नगरी में मासूम की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। अंधविश्वास और तांत्रिक के चक्कर में कैसे लोग एक दूसरे की जान लेने से भी परहेज नहीं कर रहे। संभल फाइल्स अब सीएम योगी आदित्यनाथ की टेबल पर पहुंच गई हैं। लाल कवर वाली ये जो फाइल है, इसके अंदर कई बड़े सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। हिंदू चोरी तक की बड़ी बात सामने आई है। आप सोचेंगे कि हिंदू क्या कोई धान है, गेहूं है जिससे कोई चुरा लेगा, लेकिन इसको समझने के लिए, इस थ्योरी को समझने के लिए आपको संभल से आई हमारी रिपोर्ट को बारीकी से समझना और देखना होगा। संभल में हिंदू आबादी साल 1947 में 45%, साल 2025 में 15%। संभल में हिंदू आबादी को लेकर यह सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब लाल रंग की ये फाइल सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई। इसके आगे क्या होगा? क्या अयोध्या की तर्ज पर संभल संवरेगा? क्या संभल बड़ा यू टर्न लेगा? आपको इन सवालों के जवाब देंगे जिन लोगों ने
संबल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संबल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिर संभल के हिंदू कहां गए? भगा दिए गए, भाग गए, पलायन कर गए, धरती निकल गई या उन्हें आसमान खा गया? क्या हिंदुओं ने जनसंख्या नियंत्रण किया? क्या मुसलमानों ने जानबूझकर जनसंख्या विस्फोट किया? आखिर हुआ क्या? पिछले साल हिंसा को लेकर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, उसका पहला हिस्सा देख लीजिए। 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी। हिंदुओं को मारने की प्लानिंग की गई थी। मस्जिद के सर्वे के दौरान बाहर से लोग बुलाए गए थे। पुलिस पर हमले के बाद हिंदू मोहल्ले टारगेट पर थे, लेकिन पहले से मौजूद फोर्स की वजह से हिंदू बच गए। 450 पन्ने की रिपोर्ट में इस साजिश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में संभल की हिंसा के इतिहास का भी जिक्र है और भविष्य में संभल में हिंसा रोकने के सुझाव दिए गए हैं। जो जांच हमको सौंपी गई थी कमीशन को, उन बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुबह 10 बजे कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी है। संभल की फाइल सीएम योगी के हाथ में आ चुकी है। कहा जा रहा है कि धरती फटे या आसमान टूटे, अब हर साजिश से पर्दा हटेगा। यहीं से संभल यू टर्न लेगा। संभल को जो भी रोकने की कोशिश करेगा उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। योगी का ये मैसेज पहले से ही लाउड एंड क्लियर है। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि आगे आपको तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में भी बताएंगे और भी डिटेल्स के साथ में अपडेट आपको देंगे। के वेलकम के लिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कैसे जापान से जो भारतीय लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग वेलकम करने के लिए मौजूद हैं। मंत्रोच्चारण के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत और ये भव्य तस्वीरें जापान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां पर भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कर रहा है और ऐसे में भारत नाट्यम भी उनके सामने पेश किया जा रहा है और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की ऐतिहासिक यात्रा पर टोक्यो पहुंचे हैं। उनका जापान विजिट इस समय पर कैसा स्वागत किया जा रहा है, मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दौरा कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों की वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है और उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान में मौजूद है। मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत जापान के बीच में कई महत्वपूर्ण करार होने की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में उत्साह देखिए लोगों के बीच में, जापानी लोगों के साथ साथ में भारतीय लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इंडियन कल्चर की झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जापान में धूमधाम के साथ में पीएम का स्वागत। देखिए राजनीतिक साझेदारी के तौर पर भी एक ये बड़ी और भव्य स्वागत यहाँ पर देखा जा रहा है। साक्षी, यूपी के कन्नौज से बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक शख्स टावर के ऊपर चढ़ गया। अब आप सोचिए, हैरानी की बात इस पूरे मामले में ये है कि ये शख्स शादी की जिद को लेकर वो भी अपनी साली के साथ में इस टावर पर चढ़ता है। आपको पूरी खबर दिखाते हैं। क्यों आप उस पे चढ़ गए थे टावर पे? मोहब्बत के चक्कर में। किससे मोहब्बत है आपको? साली था। सुना आपने, ये जनाब पहले से शादीशुदा है, एक बच्चे के बाप भी हैं, लेकिन इन पर साली की मोहब्बत का ऐसा खुमार चढ़ा है कि ये शोले के धर्मेंद्र टाइप स्टाइल में टावर पर चढ़ गए और उसी अंदाज में साली से शादी के लिए हाई वोल्टेज टावर पर खूब ड्रामा भी किया। आपसे किसी ने कहा था आप टावर पे चढ़ जाइए?
अपनी मोहब्बत के चक्कर में। मोहब्बत में तुमने ऊपर से क्या आवाज लगाई? करके लाओ हम सीधो वीडियो खुद बना दें। तुमने ऊपर से आवाज लगाई, क्या लगाई? मैंने आवाज लगाई पहले मुझे बसंती चांदनी चाहिए, बस। आपने यही आवाज लगाई थी ना? हाँ, बस। आपने क्या कहा? धर्मेंद्र वाला डायलॉग भी मारा था। क्या कहा था आपने? कि मेरी चांदनी मुझे मिल जाए और बस, हम कुछ नहीं चाहिए उतरे। ये हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज का है, जहां कमल किशोर नाम के शख्स पर साली की मोहब्बत का ऐसा भूत चढ़ा कि वो 33,000 वॉट लाइन के टावर पर चढ़ गया और अपनी ही साली से शादी की मांग करने लगा। बताया जा रहा है कि कमल किशोर का सुबह सुबह पत्नी से झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो अपनी साली से शादी करने की जिद पर अड़ा था। जब पत्नी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो वो एक ऊंचे टावर पर चढ़ गया और साली के साथ शादी करने की बात पर अड़ गया। ये आपके कौन है जो टावर पे चढ़े? मेरे पति। क्यों, किस लिए चढ़ गए? ये बोल रहे दूसरी शादी करेंगे। किसके साथ? मेरी बहन के साथ। क्यों? पता नहीं। देखते ही देखते मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 4 घंटे तक चलता रहा। वहीं पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के भी हालात देखकर हाथ पांव फूल गए। हालांकि काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद कमल किशोर नाम का ये शख्स नीचे उतर आया, लेकिन वो अब भी अपनी साली से शादी की जिद पर अड़ा है। कुछ चाहिए तो सिर्फ चांदनी चाहिए मेरी मैडम, बस 2 को रखे। 2 को रखोगे आप? लोग बताते हैं कि आपकी तीसरी ये शादी की बात कर रहे हो आप तीसरी शादी की बात कर रहे हो, तो आपकी शादी पहले हो चुकी थी कहीं? और एक बीवी है? उसके चक्कर में यार बर्बाद हो गए तो शरीर नहीं तो यार, मैंने उसके चक्कर में बहुत पैसा बर्बाद करो यार। क्या साली से शादी की थी? हाँ। पहले भी दूसरी भी साली है? हाँ, तीसरी साली है। ये मामला काफी पेचीदा है। पहले 2 शादी की बात थी, फिर अचानक तीसरी थ्योरी की बात भी निकलकर सामने आ गई। लेकिन अब ये मामला काफी चर्चा में है। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इसे डेयरिंग बता रहा है कि पहली पत्नी के होते हुए भी साली से शादी की जिद पर अड़ा है, तो कोई इसे पागलपन। हालांकि कुल मिलाकर ये अपने आप में एक अजीब मामला है जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अब आपको यूपी के गाजीपुर से खबर बताते हैं, जहां पर मुख्तार गैंग के कुछ गुर्गों की रंगबाजी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। ऐसे में जो गैंग के 4 मेंबर हैं, उन्होंने दबंगई दिखाई, एक शख्स को धमकी भी दी और ये कहा कि अगर 5 लाख नहीं दिए तो गोली खाने के लिए तैयार रहना। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उसके गैंग का वसूली का धंधा अभी भी चालू है। ये सीसीटीवी उसी की गवाही है। ये वीडियो 24 अगस्त का है, जिसमें 4 बदमाश जिस शख्स से मारपीट करते दिख रहे हैं वो गाजीपुर के मसौनी गांव का मृत्युंजय राय है। मृत्युंजय का आरोप है कि उससे गैंग ने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई कि 5 लाख नहीं दोगे तो गोली खाने के लिए तैयार रहो। रंगदारी मांग रहे थे लोग 5-6 महीना से। कितने की रंगदारी मांगे थे? 5 लाख रुपए। मतलब गोरा राय का नाम पर या किसान का नाम पर? उमेश राय और गोरा राय। मृत्युंजय राय ने मामले की जानकारी देते हुए एसपी से जान की सुरक्षा की गुहार लगाई। उनकी शिकायत पर मुख्तार के सहयोगी रहे गोरा राय और उसके 3 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वो अपने एक मित्र के साथ दुबिया मोड़ स्थित बाजार में खड़े थे, तभी उमेश राय और गोरा राय अपने सहयोगियों के साथ आए, इनसे मारपीट करने लगे तथा रंगदारी की मांग करने लगे। मृत्युंजय राय को आरोपियों ने दुबिया मोड़ के एक शॉपिंग मॉल में घेर कर मारपीट की थी। पूरी की पूरी वारदात इलाके के सीसीटीवी में कैद हो गई थी। यूपी के बदायूं से आपको खबर बताते हैं, जहां पर पुलिस अवैध कब्जा हटाने गई थी, लेकिन उनको लेने के देने पड़ते हैं। आपको ये भी बता दें कि दरअसल अवैध कब्जे को हटाने को लेकर यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर एक शख्स इस बुलडोजर की चपेट में आ जाता है, वो घायल हो जाता है और बवाल जमकर होने लग जाता है। एक तरफ पुलिस वालों का झुंड खड़ा है और दूसरी तरफ से पथराव हो रहा है। पुलिस वाले बेबस खड़े हैं और गुस्साई भीड़ को शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ का क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की हैं, जहां अवैध कब्जे को हटाने गई पुलिस को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जब प्रशासनिक टीम बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जा हटाने की कोशिश कर रही थी, तभी एक शख्स इस कार्रवाई में घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में प्रशासनिक अधिकारियों की निजी गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। वहीं पुलिस ने मौके की नजाकत को समझते हुए लोगों के गुस्से का सामना किया और उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत किया। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला हजरतपुर थाना इलाके के दुंदी नगला गांव का है। श्रुतिका, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि चाचा विधायक है हमारे। दरअसल ये कहावत आपने भी सुनी होगी और इस कहावत को इसलिए कहा जाता है एक तरीके से धौंस जमाने के। लेकिन सोचिए जरा, व्यक्ति अगर खुद ही विधायक होगा और वो इस कहावत पे भी बिलीव करता होगा तो उसका क्या ही हाल होगा। ऐसा हुआ है, सतना में कांग्रेस विधायक हैं और उन्होंने ये पूरी कहावत सच करके दिखाई है, क्योंकि उन्होंने तलवार से केक को काटा है। कभी देखा है आपने? देखिए, बीच सड़क, बीच चौराहे, खुलेआम करीब 2 फीट लंबी तलवार से केक काटा जा रहा है और केक काटा ही नहीं गया, साहब को खिलाया भी गया। ये जलवा है मध्य प्रदेश की सतना विधानसभा सीट से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का। इनकी पहचान सिर्फ विधायक तक सीमित नहीं है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इनके काम से इतनी खुश है कि इन्हें सतना का जिला अध्यक्ष भी बना दिया गया है। दरअसल मौका था मैहर में मां शारदा के दर्शन का। विधायक साहब मां शारदा के दर्शन करने पहुंचे थे। अब जब विधायक साहब निकले हैं तो काफिला होना भी लाजमी है। एमएलए सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ लाओ लश्कर भी निकला। इसी दौरान जब विधायक जी कार्यकर्ताओं के साथ लौट रहे थे, तभी कुछ कार्यकर्ता केक और तलवार लेकर पहुंच गए। लेकिन विधायक जी ने कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया, फिर भले ही नियम कायदे कानून ताक पर क्यों न आ जाएं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ कुशवाहा एमपी की सतना विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं, जो 2023 एमपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के सांसद गणेश सिंह को हराकर चर्चा में आए थे। ऐसे में विधायक जी एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह है तलवार से केक काटने की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। गंगोत्री के रास्ते में बादल फटने की घटना ने पूरे देश को दहलाया था और अब उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन का आंखें नीचे गिरा। अब आप सोचिए कि इस पहाड़ टूटने की वजह से बहुत सारा मलबा सड़क पर आ जाता है, जिसको हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए घंटों का समय लगता है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मानसूनी मौसम में पहाड़ों के भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसका शोर सुनिए। पहाड़ से छोटे छोटे पत्थरों का रेला ऐसे गिरकर नीचे आ रहा है जैसे गिट्टी बनाने की मशीन ने पहाड़ को काटकर गिरा दिया हो। यह उत्तरकाशी के नगुन इलाके की तस्वीर है, जहां भारी भूस्खलन ने गंगोत्री हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पहाड़ से आए मलबे ने पलक झपकते ही हाईवे के बड़े हिस्से को ब्लॉक कर दिया। अगले कई घंटों तक इस हाईवे पर अब आवाजाही पूरी तरह से ठप रहने वाली है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर ऐसे कई स्पॉट हैं जहां पर हर पल भूस्खलन का खतरा मौजूद रहता है। मिसाल के तौर पर यह तस्वीर देख लीजिए। गनीमत है कि हाईवे पर गाड़ियां नहीं थी, नहीं तो पहाड़ से आया पत्थरों का रेला बड़े हादसे की वजह बन जाता। भारत को आजाद हुए दशकों बीत गए हैं, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए कई जगहों पर लोग जो है परेशान नजर आते हैं। आज भी बरसात में कई स्कूल्स, कई गांव ऐसे हैं जहां पर बच्चों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में पढ़ते वक्त उन्हें इस बात का डर सताता है कि कहीं उनकी जान तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा बुरे हालात हैं और ऐसे में जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए। यूपी के लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर आपको खूबसूरत लग रही होगी। नाव की सवारी करते बच्चों को आनंद आ रहा होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो खुद को दुरुस्त कर लीजिए। इन बच्चों के चेहरों पर ही नहीं, उनके माँ बाप के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। ये लखीमपुर के खगई पूर्वा गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रोज इसी तरह नाव पलटने का डर झेलते हुए स्कूल जाते हैं। और ये एक दिन की तस्वीर नहीं है। हर साल बरसात के दौरान लगातार 4 महीने तक खगई पूर्वा के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसे ही नदी पार करनी पड़ती है, क्योंकि बरसात शुरू
होने के साथ ही गांव का सड़क से संपर्क टूट जाता है और फिर जान का जोखिम लेकर स्कूल जाना इनकी मजबूरी हो जाती है। पानी का स्तर बढ़ने पर इनकी पढ़ाई पर सीधा असर पड़ता है। इन बच्चों ने अपनी गुहार योगी सरकार तक पहुंचाई है कि हमें इस मुश्किल से निजात दिलाओ। देश के कई हिस्से इस वक्त कुदरत की मार झेल रहे हैं। बाढ़ बारिश से हलकान है और ऐसे में पंजाब भी इससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन इस सबके बीच में एक देवदूत बनकर व्यक्ति कैसे लोगों की जान बचा रहा है, रेस्क्यू कर रहा है, आपको दिखाते हैं। भीम जैसी काया। सेना का ये वही महाबली है जो पल भर में हर चुनौती से निपटने का मादा रखता है। दलदली जमीन हो, सैलाब में समाये खेत हो या फिर ऊबड़ खाबड़ रास्ते, ये महाबली हर मुसीबत को पल भर में पार कर लेता है। सेना के इस महाबली का नाम है ATORN 1200। ATORN 1200 भारतीय सेना का नया ऑल टेरन अम्फीबियस व्हीकल है। इसे खासकर कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए बनाया गया है। चाहे घने जंगल हो, दलदल, रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ या फिर बर्फ से ढके मैदान, ये गाड़ी हर जगह बेधड़क चल सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये पानी में भी तैर सकती है और बिना रुके एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंच सकती है। ATORN 1200 1200 किलो तक का पेलोड उठा सकती है। इतना ही नहीं, ये 2350 किलो तक का भारी सामान भी खींच सकती है। जमीन पर करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसमें 232 लीटर का फ्यूल टैंक है। इससे ये लगभग 61 घंटे लगातार ऑपरेशन करने में सक्षम है। खास बात यह है कि इसे जमीन और पानी दोनों पर समान महारत हासिल है। इतना ही नहीं, ये -40 डिग्री की बर्फीली सर्दी से लेकर 45 डिग्री तक के तापमान में काम कर सकती है। भारी बारिश, बर्फीले तूफान, रेगिस्तान, गर्मी या घना कोहरा, ATORN 1200 हर परिस्थिति में भरोसेमंद साबित होता है। इसी वजह से इसे सिक्किम के बर्फीले इलाकों से लेकर पंजाब की बाढ़ तक में उतारा गया है। रील के चक्कर में वीडियो बनाना जान के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अक्सर हम ऐसी खबरें